हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। सो यार, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ डेरिवेशंस, जैसे कि डेरिवेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट। ठीक है, सेकंड होगी यहाँ पे डेप्थ और थर्ड होगा विद द शेप ऑफ अर्थ। इन शॉर्ट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस हिसाब से वेरी करती है, किस हिसाब से चेंज होती है, कब हाइट के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज होती है, सेकंड डेप्थ के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज होती है, और तीसरा शेप ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज होती है। तो ये तीनों डेरिवेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड देन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज भी पढ़ेंगे जो आपके इस चैप्टर नंबर 8 दैट इज ग्रेविटेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो यार, सबसे पहले आते हैं हम अपनी फर्स्ट डेरिवेशन पर, जो है हमारी क्या फर्स्ट डेरिवेशन, विच इज द डेरिवेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद ऑल्टीट्यूड और हाइट। मतलब इस डेरिवेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस हिसाब से वेरी करती है, कब, ऑल्टीट्यूड के साथ या फिर हाइट के साथ। तो उसी पर्सपेक्टिव में हमने क्या करा, हमने एक अर्थ कंसिडर की, अर्थ को हमने एक परफेक्ट स्फीयर कंसिडर किया जिसका मास हमने m माना, रेडियस हमने r मानी और इसका जो सेंटर है O माना। तो कुछ हिसाब से क्या है, और लेट से हमने एक पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट A चूज किया, कहां पर, ये पॉइंट चूज किया अर्थ की सरफेस पे। एंड ये हम सभी को पता है कि अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी होती है, जी आंसर इज जी होती है। ठीक है, तो कुछ हिसाब से ये क्या है कि कंसिडर अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r विद सेंटर एट O। तो हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माना जिसका मास m है, रेडियस r है और इसका सेंटर O पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो लेट g बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो पॉइंट A है ये अर्थ की सरफेस पे लाई कर रहा है। तो अर्थ की सरफेस पे जब ये पॉइंट लाई कर रहा है तो हमने इस पॉइंट A पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है हमने g मानी। देन इसके बाद देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देन g इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, A पॉइंट के लिए तो ये रिलेशन अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि A पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ना अब हमने क्या किया, लेट सपोज, देखिए हमें वेरिएशन पढ़ना है यहाँ पर विद ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट। तो लेट से हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया B, और ये जो पॉइंट B है जो हमने ये कंसिडर किया है, ये हमने कितनी हाइट पे कंसिडर किया, लेट से हमने ये h हाइट पे कंसिडर किया। ठीक है, ये जो हमने B पॉइंट है ये हमने कितनी हाइट पे कंसिडर किया भाई, ये हमने कंसिडर किया कितनी हाइट पे, जी हमने कंसिडर किया h हाइट पे। h हाइट पे कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और वी कैन आल्सो से A पॉइंट से h हाइट पे हमने एक पॉइंट B कंसिडर किया। तो अब इस B पॉइंट पर मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, लेट्स से दैट वैल्यू इज gh। ठीक है, B पॉइंट पर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, gh। तो इफ gh is the value of acceleration due to gravity, if gh is the value of acceleration due to gravity at a point B, at a point B, और ये पॉइंट B कितनी हाइट पे लाई कर रहा है अभी, ये पॉइंट B लाई कर रहा है कितनी हाइट पे, एट हाइट h। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हमने एक पॉइंट B माना h हाइट पे, A पॉइंट से h हाइट पे, और वी कैन आल्सो से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देन ठीक है, पॉइंट B के लिए हम क्या देखेंगे, GH। पॉइंट B पे हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब B पॉइंट पर जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मानी है वो क्या मानी है, GH। तो GH इज इक्वल्स टू GM भाई, G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लेकिन अब सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट B की डिस्टेंस कितनी हो गई, ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट B की डिस्टेंस, दिस इज R दिस इज H, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस H का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, होपफुल इतनी बात आपको समझ आई होगी कि हमने पहले A पॉइंट माना अर्थ की सरफेस पे, तो उस पॉइंट पर G की वैल्यू क्या है, G इज इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर। देन एक पॉइंट हमने माना
h हाइट पे, क्योंकि हमें वेरिएशन ही हाइट के रेस्पेक्ट में देखना है ना यार, तो इसलिए हमने पॉइंट माना b h हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस पॉइंट पे वैल्यू आई gh इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं किससे भाई, अब हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ अब जरा ये समझिएगा यहाँ पे, जब आप इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, which means gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 वो है gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा gh डिवाइडेड बाई g। तो gm से gm कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भाई, यहाँ बचा gh डिवाइडेड बाई g इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक ये ना फॉर्मूला है, प्लीज इसको जरा याद रखिएगा कि ये हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इन आर न्यूमेरिकल्स, और ये कब यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे when h मतलब क्या, हाइट इज कंपेरेबल टू r, कि जो ये हाइट है आपकी यार, ये कंपेरेबल होगी किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, मतलब उसके आसपास होगी, कंपेयर कर सकते हो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू नहीं होगी h, ठीक है, कंपेरेबल होगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अभी डेरिवेशन पूरी नहीं हुई है, आगे देखते हैं इसमें जरा। तो gh बाई g इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब h जो है कंपेरेबल होगा किसके, r के। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, लेट से इन आवर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, लेट से हमने नीचे से इस वाली टर्म से r कॉमन लिया, बट r कॉमन आएगा नहीं, एक्चुअली r स्क्वायर कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि r प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमने 1 प्लस h बाई आर यहां पर आ गया की पावर 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, देन जी एच बाई जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। होपफुली इस टाइप आपको समझ आएगा कि आर स्क्वायर कॉमन कैसे आया, तो ये क्या बन गया ऊपर जाके 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब सवाल आता है यार, इस वाली टर्म को सॉल्व कैसे किया जाए, इस वाले टर्म को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए इसका जो सॉल्यूशन छुपा हुआ है, इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है बायनोमियल थ्योरम में, जो आपके मैथ्स में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं इसके बाद कि एक्सपेंडिंग RHS, एक्सपेंडिंग RHS मतलब हम इस RHS साइड को एक्सपेंड कर रहे हैं, कौन सी थ्योरम से भाई, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, by using binomial theorem, that is expanding RHS by using binomial theorem। तो जब हम इस RHS को expand करेंगे by using binomial theorem, then what we will get, we will get GH by G is equals to 1 minus 2H by R plus terms containing higher powers of h by r। तो मतलब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम से, तो हमें मिलेगा gh by g is equals to 1 minus 2h by r plus terms containing higher powers of h by r। अब मैं आपको जरा एक पहले जुगाड़ समझा देता हूँ कैसे, ये एक फॉर्मूला ही मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिक। सी देखिए यहाँ पर एक लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये मैंने पहले भी चैप्टर 2 में कवर किया हुआ है। सो देयर इज दिस थिंग, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ये बायनोमियल थ्योरम से ही आता है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एन एक्स, ठीक है, एन एक्स कब,
ये तभी अप्लाई होता है आपका जब ये जो x है ये छोटा होता है काफी 1 से। तो उस केस में इस n की जो मल्टीप्लाई होती है वो यहां पर हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ये जो h बाई आर है ये बहुत छोटी वैल्यू है जी। कैसे बहुत छोटी वैल्यू है भाई? रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होती है 6400 किलोमीटर, और ये जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये उससे काफी छोटी होती है। तो ये h बाई आर की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, दैट इज इट विल बी लेस देन 1। अगर ऐसा है तो आप इस n की मल्टीप्लाई इसमें करा देते हो, तो इन दिस केस इस -2 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी, तो क्या आएगा 1 माइनस 2h बाई आर। मैंने क्या बोला? -2 की वैल्यू इस वाली टर्म में हो जाएगी, इस वाली में h बाई आर वाली टर्म में। तो क्या आएगा 1 माइनस 2h बाई आर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज gh बाई g इज इक्वल्स टू टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ h बाई आर। नाउ सिंस ये हमें पता है कि हाइट ऑफ ये जो हाइट है इस पॉइंट बी की बहुत छोटी होगी एक्चुअल में तो रेडियस ऑफ अर्थ से, विच ऑल्सो मीन्स h बाई आर किससे कम हो गया भाई? 1 से बहुत छोटी वैल्यू हो गई। अब मुझे यार आप एक चीज बताओ, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं और उन 1 लाख रुपयों में, ठीक है, मैं बहुत लेट से 1 रुपया मैं ऐड कर देता हूँ या मुझे कोई 1 रुपया दे देता है, 1 रुपीज दे देता है, कोई फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर? आंसर है पड़ेगा ही नहीं यार। मतलब क्या है कि जब आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू में किसी छोटी वैल्यू को ऐड करते हो या किसी बड़ी वैल्यू में किसी भी छोटी वैल्यू को आप ऐड करते हो तो बड़ी वैल्यू के ऊपर ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। सिमिलरली ऐसे ही जब इस 1 माइनस टू एच बाई आर इस वाली टर्म में जब हम ये टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ h बाई आर जिनकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है इनको हम ऐड करेंगे। भाई h बाई आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसमें जो टर्म्स आएंगी उनकी पावर्स h बाई आर, उनकी पावर ज्यादा, मतलब h बाई आर की पावर बढ़ती जाएगी। तो लेट सपोज जैसे 0.1 है, ठीक है, इसकी पावर में बढ़ाऊं तो मतलब 0.1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 0.01, ठीक है। अब 0.01 है, इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या मिला 0.23 ये, ठीक है। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि किसी वैल्यू की, किसी छोटी वैल्यू की पावर अगर मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं या मैं 0.1 की पावर लेट से 3 कर देता हूं यहाँ पे, तो कितना आएगा 0.001 आएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं किसी छोटी वैल्यू की पावर को बढ़ाता जा रहा हूं ना मुझे उसकी वैल्यू और छोटी मिलती जा रही है। तो मैंने इसीलिए क्या बताया आपको कि इस 1 माइनस टू एच बाई आर में जब ये आप टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एच बाई आर को ऐड करोगे तो यार ये 1 माइनस टू एच बाई आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस टू एच बाई आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए दस टर्म्स कंटेनिंग दस टर्म्स कंटेनिंग higher powers of h by r higher powers of h by r can be neglected, कि हम उन टर्म्स को, जिन टर्म्स में हायर पावर्स हैं h बाई आर की, भाई हम उनको यार नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐड करने से कोई फायदा हो ही नहीं रहा। यहाँ पे बात समझ आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप किसी भी बड़ी वैल्यू में कोई बहुत छोटी वैल्यू ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी वैल्यू पे। इन सच अ केस हम उन छोटी वैल्यूज को हटा देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे 0.1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 0.01 आएगा, क्यूब करेंगे तो 0.001 आएगा। तो मतलब पावर्स बढ़ती जाएगी किसी छोटी वैल्यू की तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद रिलेशन क्या रह गया यहाँ पे, या फॉर्मूला क्या बच गया, जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू एच बाई आर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, जी एच इज इक्वल्स टू जी इन टू 1 माइनस टू एच बाई आर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सोचिए जरा आप कि क्या ये GH की वैल्यू G से छोटी है या GH की वैल्यू G से बड़ी है? आंसर इज ये GH की वैल्यू G से छोटी है। क्यों? क्योंकि भाई आप देख रहे हो ना माइनस हो रहा है आपस में ये, अगर मैं इसको लिखूं G में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, दैट इज G के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो GH इज इक्वल्स टू G माइनस 2GH बाई आर, ये हो रहा है, ठीक है।
तो g में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, अगर g में से वैल्यू कुछ माइनस हो रही है तो वैल्यू तो छोटी आएगी ना यार, बिल्कुल, इसीलिए दैट इज gh इज लेस देन g। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि दैट इज व्हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज lesser at mountains, that is why value of acceleration due to gravity is lesser at mountains than in plains। इसी वजह से जो acceleration due to gravity की वैल्यू है वो कम होती है माउंटेन्स पे as compared to the plains। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी ना। दूसरा, अब कुछ यहाँ पे जरा हम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज देख लेते हैं इसके, जरा समझिएगा ध्यान से इन फॉर्मुलेज को, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब h बहुत छोटा होगा किससे, r से। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में हम ये वाला फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यहाँ तक है, ये हम ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में तब यूज करेंगे जब h बहुत छोटा होगा r से, जब कंपेरेबल होगा तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज दिस थिंग, लेट्स से हमसे कुछ फॉर्मुलेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स से हमसे बोला जाता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, बताओ भाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, कि भाई आप क्या बताओ, डिक्रीज इन बताओ किसकी वैल्यू में, g की वैल्यू में कितना डिक्रीमेंट हुआ। अब देखिए डिक्रीमेंट हुआ है, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट निकालेंगे कैसे वो देखते हैं जरा। देखिए दो चीजें होती हैं, अगर इंक्रीमेंट होता है कहीं पर, लेट से इंक्रीमेंट होता है, मान लेते हैं कि एक बंदा है, उसके पास अभी 100 रुपीज है, ठीक है, उसको 50 रुपीज और मिल गए तो उसके पास हो गए 150। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंक्रीमेंट, कितने का हुआ, 150 माइनस 100, तो ये हुआ 50 रुपीज का इंक्रीमेंट। तो जब भी इंक्रीमेंट निकालना होता है तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो अब मेरा सवाल है कि जब डिक्रीमेंट निकालना होगा तो दैट इज डिक्रीज कितनी वैल्यू हुई है, तो ये निकालने के लिए हम किस में से माइनस करेंगे, डिक्रीज मतलब क्या, बाद वाली वैल्यू छोटी है, हाँ या ना। तो ये निकालने के लिए हम इनिशियल में से किसको माइनस करेंगे, फाइनल वैल्यू को। तो इनिशियल वैल्यू अर्थ की सरफेस पे g थी, हाइट h पे gh हुई थी, तो g माइनस gh। बस इसी फॉर्मूले से आप जब आप g माइनस gh निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा आपको मिलेगा क्या, 2gh बाई r, ये फॉर्मूला मिलेगा क्या, किसमें, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g में। सेकेंड देखते हैं, लेट सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ फ्रैक्शनल डिक्रीज in value of g, fractional decrease in value of g। ठीक है, लेट्स से आपसे फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछ लिया, तो भाई फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो इनिशियल माइनस फाइनल दैट इज gh माइनस g डिवाइडेड बाय g। तो अभी अभी हमने ऊपर g माइनस gh निकाला है 2gh बाई r इंटू g, तो g से g कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यार, ये हमारे पास बचा 2h बाई r। तो ये वो आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। लेट से आपसे बोल देता है भाई परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालो, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज निकालो इन वैल्यू ऑफ g। आपसे क्या बोलता है भाई, परसेंटेज डिक्रीज निकालो इन वैल्यू ऑफ g। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, gh माइनस g माइनस gh बाई g इंटू 100%। तो यार आप समझदारी हैं, आपको पता है अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2h बाई r मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये हुआ आपका परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। मान लो चलो आपसे बोल दिया जाए भाई परसेंटेज डिक्रीज निकालो वेट क्या होता है, वेट होता है भाई mg। ठीक है, इसको समझिएगा जरा, एक क्वेश्चन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वेट होता है भाई mg। तो हमसे पूछ लिया भाई परसेंटेज डिक्रीज निकालो वेट ऑफ द बॉडी में, तो आपको बस क्या करना है, वेट निकालने के लिए यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करा दो, और ये m तो कॉमन आके तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, तो बात तो तब भी सेम ही रहेगी। तो ये भी सेम फॉर्मूला रहेगा, कब, जब मान लो आपसे पूछ लिया किससे, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g और इन वेट, ठीक है, और इन वेट ऑफ बॉडी। होपफुली बात समझ आई होगी आपको ये, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और जिनके ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड डेरिवेशन की तरफ, व्हिच इज
द डेरिवेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। अब बात करते हैं डेप्थ की यहाँ पे। तो सेम वही चीज, लेट सपोज हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसिडर किया जिसका सेंटर ओ पॉइंट पे लाई कर रहा है, रेडियस इसकी आर है, ठीक है, और ए पॉइंट हमने कंसिडर किया, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है। तो स्टार्टिंग की लाइन सेम है जो मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। तो देन g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आई होगी भाई कि जी पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी भाई g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी आराम से। अब यहाँ पर है आपको वेरिएशन देखना है, दिस इज आवर सेकंड डेरिवेशन। यहाँ पर आपको वेरिएशन देखना है किसके साथ भाई, आपको देखना है डेप्थ के साथ, कि जब आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हो तो किस हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, हमको ये देखना है यहाँ पे। तो g is equals to gm by r square। तो let's say if rho is the uniform density of material of the earth, तो let rho is uniform, एक्चुअली डेंसिटी सेम रहती है तभी हम यूनिफॉर्म वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। देन समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अब डेरिवेशन बहुत इजी है ये। देन g इज इक्वल्स टू g बाई आर स्क्वायर। ना यार, इस मास को, अर्थ को हमने एक परफेक्ट स्फीयर माना हुआ है, सी अर्थ को हमने क्या माना हुआ है, एक परफेक्ट स्फीयर माना हुआ है। तो इस मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी हमने रो मानी हुई है तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो। ठीक है, ये बचा हमारे पास क्या, 4/3 पाई, सॉरी जी भी आएगा, पाई आर रो जी। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हम प्रीवियस डेरिवेशन में लेट्स से हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था b, वो h हाइट पे था, सेम ऐसे ही इस बार हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया b, बट इस बार ये पॉइंट कंसिडर किया d डेप्थ पे। दैट इज b पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, gd। तो लेट gd be the value of acceleration due to gravity, या be the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at point b, at point b, और ये कितने डेप्थ पर है भाई, at depth d। ठीक है, एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ अब जरा समझिएगा ध्यान से, तो d डेप्थ पर है, और जो हम ये r डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये हम कहां से मेजर करते हैं भैया, ये हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से। ये हम कहां से मेजर करते हैं भाई, ये हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई मुझे ये बता दो जरा कि जो ये gd है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कौन से पॉइंट पर, b पॉइंट पे। तो इस gd की वैल्यू क्या होगी, तो सवाल आता है gd इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई अब सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, जी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है r माइनस डी का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया, आप ये जो डिस्टेंस r मेजर करते हो ना, ये आप कहां से मेजर करते हो, ये आप मेजर करते हो सेंटर ऑफ अर्थ से। कैसे दिखाता हूं जरा, आप अगर इससे लास्ट डेरिवेशन देखेंगे तो ये जो हमने डिस्टेंस यहाँ पे मेजर की थी, ये डिस्टेंस हमने, ये जो r प्लस एच थी, ये कहां से थी, इस अर्थ के सेंटर से थी ना। तो इसीलिए जो वो जो b पॉइंट है हमारा, इस b पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये कितनी है, r माइनस डी है। तो r माइनस डी, लेकिन इसमें गलती है, क्या गलती है देखते हैं जरा। देखिए मैंने क्या लिखा है, देन gd इज इक्वल्स टू gm बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब है क्या, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं यहाँ पे, ओके, जो पॉइंट बी डी डिस्टेंस के अंदर लाई कर रहा है, अब ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके आपको सिर्फ
इतना मास लेना है, मतलब आपको सिर्फ इसको एक स्फेयर की तरह ट्रीट करना है, रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल शेल। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, जो भी मैं लेट्स से डिफरेंट कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स सी ये वाले जो कलर से मैंने अभी ये जो पोर्शन हाईलाइट किया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल शेल। ये किसकी तरह ट्रीट होगा? स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट होगा। और ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यार स्फेरिकल शेल पे, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी स्फेरिकल शेल के अंदर रखी होती है तो वो कोई स्फेरिकल शेल फोर्स ही नहीं लगाती। मतलब पॉइंट बी पर जब आप आ गए तो आपको सिर्फ इतने जो मैं ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा फोर्स लगाएगा अर्थ का, इतना हिस्सा इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ पर मास चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जी डी इज इक्वल्स टू जी एम डैश बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से है कि जब द बॉडी एट बी इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी, कि जब ये जो बॉडी है ये अंदर होगी किसी स्फेरिकल शेल की जिसकी थिकनेस डी है, तो जो फोर्स होगा बॉडी पे पॉइंट बी पे ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल वो क्या होगा? जीरो। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूटन शेल थ्योरम में, ठीक है, किस तरह शेल और स्फेयर के फोर्सेस लगते हैं। लेकिन जो बॉडी है, द बॉडी एट बी, ठीक है, जो बॉडी बी पॉइंट पे लाई कर रही है वो इस स्फेयर के बाहर है, ठीक है, यहाँ पर ये बाहर है, ये जो रेड से मैंने भी हाईलाइट किया है, इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्मॉलर इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फेयर ऑफ रेडियस आर माइनस डी। ठीक है, तो ये होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर आउट हुआ होगा कि ये जो बॉडी बी पॉइंट पर होगी वो बॉडी स्फेरिकल शेल के अंदर होगी, ठीक है, और लेकिन ये जो स्मॉलर स्फेयर बन रहा है यहाँ पे आर माइनस डी का, इसके बाहर होगी, तो मतलब पॉइंट बी पे फोर्स लगेगा और सिर्फ इतना हिस्सा फोर्स मारेगा जो मैंने भी रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो जी डी इज इक्वल्स टू जी एम डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर माना क्या हुआ है, रो जो है भाई यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो फिर से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेंसिटी की टर्म में। तो क्या बनेगा? जी डी इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर इनटू बाई मास को हम क्या लिखेंगे? मास को हम लिखेंगे फोर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। और भाई साहब डेंसिटी कितनी है यहाँ पे? डेंसिटी तो सेम रहनी है, तो इससे ये चीज चली गई एक बार। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना भाई जी डी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर माइनस डी जीरो, और ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 से। तो जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाई 4/3 पाई जी आर रो। तो 4/3 पाई जी से 4/3 पाई जी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन बची? जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, आर कॉमन ले लिया तो ठीक है। तो जब हम आर से आर कॉमन लो या कुछ भी करो, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस डी बाई आर। तो फॉर्मूला क्या बच गया? जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। So this is the required expression for the variation of acceleration due to gravity with depth। अब मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, क्या acceleration due to gravity की वैल्यू घटी या बढ़ी? भाई माइनस हो रहा है ना फिर से, that is GD is less than G। मतलब जब हम हाइट पे जाते हैं तो भी घटती है, डेप्थ पे जाते हैं तो भी घटती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है डेप्थ पे, वो डिक्रीज होती है जब हम डेप्थ पे। तो जितनी भी आपकी माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, जितनी भी खदानें होती हैं, खाने होती हैं, तो वहां पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते रहते हो ना। अब एक थोड़ा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट का, वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ,
कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, कहां पर, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो भाई सेंटर ऑफ अर्थ की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमको पता है भाई सेंटर ऑफ अर्थ पे ये जो डी डिस्टेंस है किसके इक्वल होगी, आर के। देन जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - r/r। भाई ये तो जीरो हो गया, तो जी डी किसके इक्वल हो गया, जीरो के। मतलब क्या हुआ कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे जाते ही भाई साहब जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकला यहां से कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो होती है कहां पर, कहां पर, सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होगी। अच्छा, उससे पहले मैं कंक्लूजन और पॉइंट और बता दूं। तो देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट क्या होता है भाई, मा एम जी। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट कितना हो गया, एम जी डी, तो वेट भी जीरो हो गया। वेट जीरो होने का मतलब बॉडी कौन सी सिचुएशन में पहुंच गई, आंसर इज बॉडी पहुंच गई वेटलेसनेस। मतलब बॉडी को अपना वेट फील ही नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेटलेसनेस पे वेट जीरो होगा लेकिन मास जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज आप। नाउ अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा था कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर के अर्थ जीरो हो जाती है अर्थ के सेंटर पे। इसका मतलब ये भी तो था कि जब आप, इसका मतलब ये तो हुआ कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो घट रही थी, अर्थ की सरफेस से नीचे आ रहे हो तो भी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते अर्थ के सेंटर पे आके जीरो हो जाती है। मतलब जो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है यार, ये वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है भैया, भाई साहब ये वैल्यू मैक्सिमम होती है अर्थ की सरफेस पे। बात समझ आई, कहां पर मैक्सिमम होती है, अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम होती है, नीचे आते हो तो डिक्रीज होने लगती है, ऊपर जाते हो तो डिक्रीज होने लगती है। लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो और अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो ये डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है भाई, ये हो जाती है जीरो। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बनाए थे, बताए थे, सेम ऐसे ही मैं आपको कुछ वापस से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेरेबल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुले, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ, कि जब आप डेप्थ में जाओगे तो जी की वैल्यू में कितना डिक्रीमेंट होगा, विच इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया डिक्रीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करोगे तो जी माइनस जी डी। तो ये वैल्यू आपको किसके इक्वल मिलेगी, इट विल बी जी डी डिवाइडेड बाई आर। बिल्कुल सेम ऐसी हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालने के लिए जैसे हमने वहां पे फॉर्मूला करा था बिल्कुल वैसे ही, जी माइनस जी डी डिवाइडेड बाई जी। तो जी से जी कट जाएगा तो डी बाई आर बचेगा। थर्ड हम देखेंगे क्या, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कि परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ जी की वैल्यू में, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी माइनस जी डी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100%। तो बस इसमें d बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100%। जैसे मैंने पीछे भी बताया था आपको हाइट वाली डेरिवेशन में कि भाई आपको लेट से वेट में परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई, m से m कट ही जाएगा तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला सेम भी रहेगा। और लेट से आपको किस में निकालना है, परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है लेट से वेट में, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। ठीक है, ये बात आपको फुली समझ आई होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेट से हमको रिलेशन निकालना है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेप्थ d and height h for the same change in g, for the same change in g, कि आपको जो है यार, आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d, बट कब,
जब g में जो चेंज हो रहा है ना वो g में चेंज सेम हो रहा है, मतलब जब आप हाइट पे जा रहे हो और डेप्थ पे जा रहे हो तो दोनों की वैल्यूज में चेंज सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, gh इज इक्वल्स टू gd, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हाइट पे है वही डेप्थ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फॉर द सेम चेंज इन g। ठीक है, तो gh का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी अभी, क्या, g इंटू 1 - 2h/r। ओके, और gd का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला है, क्या, विच इज g इंटू 1 - d/r। तो g से g कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे बचेगा आपका 1 - 2h/r इज इक्वल्स टू 1 - d/r। तो 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा भाई, 2h/r इज इक्वल्स टू d/r। तो r से r भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या फॉर्मूला बना या क्या रिलेशन बना d इज इक्वल्स टू 2h। ये एक एग्जांपल इसका अगर हम देखें, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई बताओ h हाइट h है लेट्स से 80 किलोमीटर, तो भाई बताओ कितनी डेप्थ पे g में चेंज सेम होगा एज दैट ऑफ हाइट। तो आंसर कितना आएगा, 2h, दैट इज कितनी डेप्थ पे, आंसर इज 160 किलोमीटर की डेप्थ पे जो है चेंज जो है वो सेम आएगा। होपफुली बात समझ आई होगी। ठीक है, तो ये थी दो डेरिवेशंस आपकी, दो दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये दोनों। नाउ आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ अगर आपको अभी कुछ बातें याद हों तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि भाई साहब जब आप अर्थ के सेंटर से देख रहे हो तो अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होता है भाई, वो होता है 0। तो अब लेट्स सपोज आप अर्थ की सरफेस पर हो, तो भाई अर्थ की सरफेस पे फर्ज करो आप अर्थ की सरफेस पर हो, तो मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी मान ली जी है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी। ये हो गई कहाँ, अर्थ सरफेस, दैट इज एट अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस का मतलब ये जो आर है आपका, ये किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। भाई डिस्टेंस तो कैपिटल आर के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो जब आप अर्थ की सरफेस पर हो तो जब हम हाइट पे जाते हैं, हाइट का मतलब क्या है, जब हम ऐसी डिस्टेंस पे जाते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और इस तरह से ये डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देर इज दिस थिंग, जस्ट थोड़ा इसको ध्यान से कर लेना, कुछ ये ऐसी शेप आएगी इसमें। ठीक है, नाउ अब लेट सपोज आप फर्ज करो आप हो अर्थ की सरफेस की, अगर हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, कि आप अगर अर्थ की सरफेस पर हो तो आप अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ जाओगे, दैट इज आउटसाइड, तो डिक्रीज होगी आउटसाइड अर्थ सरफेस। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस से आप सेंटर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू घटेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ अर्थ से जब आप अर्थ की सरफेस की तरफ जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, होपफुली बात समझ आई होगी आपको ये। नाउ एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, कुछ इस तरह से। तो ये कहां होगी आपकी, इनसाइड Earth's surface, and this will be, R will be less than capital R. ओके, तो ये तो था आपका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। नाउ अब इसी का एक, हम याद होगा आपको मैंने बताया था 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं इसमें, तो 2 डेरिवेशंस हम पूरी डिटेल में विद फॉर्मुलेज विद ग्राफ वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ देयर इज दिस थिंग, अब ये लास्ट है, दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द शेप ऑफ अर्थ। अब भाई ये बच्चे बच्चे को पता है कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये फ्लैट होती है पोल से और बाहर की तरफ निकली होती है इक्वेटर से। इक्वेटर क्या होते हैं, आपको डायरेक्शन मैप याद होगा होपफुली, वेक्टर्स में बताया हुआ है।
तो यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, दैट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये होते हैं पोल्स आपके। तो ये फ्लैट होती है पोल से और बाहर की तरफ निकली होती है कहां से, इक्वेटर से। तो जनरली होता क्या है, जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है आपकी, इक्वेटोरियल रेडियस होती है आर ई, ये बड़ी होती है किससे, ये बड़ी होती है भाई साहब आपकी पोलर रेडियस दैट इज आरपी से। कितनी होती है नॉलेज के लिए लिख दिया भाई, 21 किलोमीटर के आसपास बड़ी होती है। ठीक है, बात समझ आई ना। सिंस जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब भाई साहब ये जो कैपिटल जी और ये एम मास ऑफ अर्थ है, ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं भाई साहब आपके कांस्टेंट्स। भाई जब ये कांस्टेंट्स होते हैं तो जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बचा, जी बचा जी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर की स्क्वायर के। ऑल्सो हमें ये पता है कि इक्वेटोरियल रेडियस बड़ी है पोलर रेडियस से। तो जब इक्वेटोरियल रेडियस बड़ी है पोलर से, कोई रेडियस बड़ी होगी तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन is less at equator than at poles। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है। दैट इज सिंपल लाइन में कंक्लूड किया जाए तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक्स। होपफुली आपको तीनों के तीनों टॉपिक्स समझ आए होंगे अच्छे से। सो थैंक यू सो मच।